हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज चल रही है और कल आपको मैं एक पूरा टीजीटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाली हूं। तो जुड़े रहना है आपको चैनल के साथ। तो वर्ड्सवर्थ के अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम बिना देर किए हुए। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन है, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन। प्रिल्यूड का जो फाइनल वर्जन था, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड लिखी, लेकिन प्रिल्यूड का जो फाइनल वर्जन था वो कब अपीयर होता है? 1798, 1806, 1850 या 1860? क्या होगा राइट आंसर? तो फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदरर अपीयर इन। लीच गैदरर का कैरेक्टर किसमें हमें देखने को मिलता है? द रिक्लूज, द प्रिल्यूड बुक 1, लोडामिया, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द राइट आंसर? लीच गैदरर बेसिकली ये टाइटल है, और इसका दूसरा टाइटल क्या है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। ये क्या असर्शन करता है? द पोएट ट्रेवल विद द क्लाउड, द पोएट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड, बोथ द पोएट एंड द क्लाउड वर लॉनली, या फिर द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली ये पूछा गया है, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। इसका मीनिंग क्या है? यस, द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज क्लाउड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्लिस वाज इट, वेट अ मिनट, यस, bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. This occurs in a poem by, ये एक पोएम में दिखाई देता है। वो पोएम किसकी है? ऑब्वियस ही बात है, किसकी होगी? विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। किस पोएम में ये लाइन देखने को मिलती है? लाइन है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। ऑप्शन है माइकल, इमोर्टैलिटी ओड, रिजेक्शन ओड, टिंटन एबी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज माइकल, ठीक है। माइकल में ये लाइन है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप और अ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट इज, द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन है नेपोलियनिक वार, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, आई थिंक हमारा नेक्स्ट ऑप्शन मिस हो गया है, ठीक है। हमें तीन ऑप्शन में से ही देख लेते हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर? द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जैसा कि आप जानते हैं, उस टाइम कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? वो टाइम पीरियड था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो इसी ने इन्फ्लुएंस किया था इनकी पोइट्री को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज कॉमन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये नीचे जितनी भी पोएम दी हैं, इनमें क्या कॉमन है? वर्ड्सवर्थ की द रिक्लूज, सैलीज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स डॉन ज्यून, कीट हाइपीरियन। तो इनमें कॉमन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। They are all elegies, they are all unfinished poems, they are all divided into cantos, they are woman centered poems. तो राइट आंसर इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? They are all unfinished poems. नेक्स्ट देख लेते हैं, Which romantic poet coined the famous phrase sports of time? किस रोमांटिक पोएट ने ये फ्रेज कॉइन की, स्पोर्ट्स ऑफ टाइम? ऑप्शन है जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, लॉर्ड बायरन। यहाँ पर है बायरन, ठीक है। सॉरी, क्या होगा इसका राइट आंसर?
Yes, the correct answer is William Wordsworth. Next, which of the following statement on the prelude by William Wordsworth is are not true? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है prelude के बारे में? तो देखिए यहाँ से आपको prelude की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है. लाइन है द prelude was published posthumously. सभी को पता है ये बात सच है कि ये जो पब्लिश हुई थी, हालांकि रिटर्न उन्होंने 1806 या 05 में ही कर ली थी, लेकिन जो इनकी पब्लिशिंग हुई वो इनकी डेथ के बाद हुई थी. ठीक है, द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली, ये राइट है स्टेटमेंट. नेक्स्ट है इन दिस पोएम, इस पोएम में वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज डेवलपमेंट एज अ पोएट. नेक्स्ट इज द पोएम रन्स टू 14 बुक्स एट क्रूशियल स्टेज. As crucial stage, the poet celebrates the sublime natural scenery in developing his spiritual, moral, and imaginative nature. Next are poems like Michael, the old Chamberlain beggar, She dwelt among the untrodden way, Nutting, etc. are the highlights of this volume. तो इसमें कौन सी लाइन गलत है प्रील्यूड के बारे में? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शंस आपके सामने है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है? यस, राइट आंसर है, देखिए वैसे इसके कोड बने हुए हैं. ठीक है, ये हैं A-to-D आर ट्रू, A इज नॉट ट्रू, D इज नॉट ट्रू या ओनली C इज नॉट ट्रू. तो इसका राइट आंसर है, देखिए इसमें जो डी पार्ट दिया है ना ये रॉन्ग है, ये प्रील्यूड के विषय में नहीं है. ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी, डी इज नॉट ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन 10 चल रहा है बेसिकली हमारा ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलाड इज नॉट ट्रू? लिरिकल बैलाड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है. It carried only one ballad proper, which was called as Rhyme of Ancient Mariner. Next, it also carried pastoral and other poems. It carried a preface which Wordsworth added in 1800. It also printed from Gray's Elegy written in a country churchyard. क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, लिरिकल बैलाड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एक स्टेटमेंट दी है. नेक्स्ट, यस, यहाँ से देख लीजिए, ये स्टेटमेंट है फॉर नेचर देन द कर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मोटिव मूवमेंट ऑल गोन बाय टू मी was all in all. In these lines from Tintin Abbey Revisited, Wordsworth is talking about. Wordsworth किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइन देख लीजिए, for nature then the cursor pleasure of my boyish days and their glad animal movement all gone by to me was all in all. किसके बारे में बात कर रहे हैं टिंटन एबे में? ये the second stage in his relationship with the nature, the first stage in his relationship with nature, both the first and second stage in his relationship with nature, the third stage in his relationship with nature. क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is both first and second stage in his relationship with nature. Next देख लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ had a deep influence on Thomas Hardy. विलियम वर्ड्सवर्थ का थॉमस हार्डी पर एक डीप इन्फ्लुएंस था. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem? और ये कौन सी पोएम थी हार्डी के अकॉर्डिंग, जो मतलब वर्ड्सवर्थ वाज द बेस्ट क्योर ऑफ डिस्पेयर? कौन सी पोएम थी? माइकल, टिंटन एबे रिविजिटेड, द इडियट बॉय या फिर द लीच गैदरर? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, हार्डी के अकॉर्डिंग जो पोएम थी उसका नाम था द लीच गैदरर. इसका दूसरा भी सबटाइटल है, उसका नाम क्या है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट, और ये पब्लिश होती है 1807 में. ठीक है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में.
और ये लिखी गई थी 1802 में, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और शुरुआत में इसका टाइटल था लीच गैदरर और बाद में रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इसने डीप इन्फ्लुएंस डाला थॉमस हार्डी पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जो सोनेट अपॉन सोनेट को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो एंड नॉट विच वे, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम। क्या होगा राइट आंसर? सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए सोनेट अपॉन सोनेट जो रिप्रेजेंट करता है वो है नन्स फ्रेट नॉट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये बेसिकली पब्लिश होता है 1807 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलाड कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज। अब नीचे वाली फ्रेज देखते हैं, टू चूज इंसिडेंट फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल। बताइए, कंप्लीट द फ्रेज करेक्टली। अब यहाँ पर जो डैश है इसमें क्या आना चाहिए? इन अ सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, इन अ रिलेशन टू लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, in a selection of language really used by common man, in difference to language actual used by man। क्या होना चाहिए आगे के ब्लैंक में? इसमें ये लाइंस को पूरी करना है। What is the correct answer? देखिए यहां जो करेक्ट लाइन है वो है in a selection of language really used by man। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। The prelude, although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805, was not published until option है 1815, 1820, 1830, 1850। What is the correct answer? Yes, right answer क्या है? 1850। नेक्स्ट, इन वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर्स इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होता है? ऑप्शन है ब्लाइंडनेस, डीफनेस, म्यूटनेस, लेमनेस। क्या होगा राइट आंसर? वो अफेक्टेड रहता है म्यूटनेस से, ठीक है, वो गूंगा था, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड। बताइए, दरहम, ग्लासगो, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, किस यूनिवर्सिटी फिगर की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड में? किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट, वेट अ मिनट, ये सभी ठीक है। वर्ड्सवर्थ comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a boatman, girl called Lucy, little cottage girl या लीच गैदरर। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हाँ, द करेक्ट आंसर इज लीच गैदरर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज that poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by option are Matthew Arnold, Shelley, Wordsworth, Collis। क्या होगा राइट आंसर? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट इज where exactly did Wordsworth first espy the 10,000 daffodil mentioned in his poem Daffodil? ऑप्शन है high on the hills and, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये है बेल्स, ठीक है, high on the hills and bells। नेक्स्ट है on the milky way of night, at night, beside the lake, beneath the trees, beside the trees। क्या होगा राइट आंसर?
तो जैसा कि आपने पोएम की लाइंस में भी पढ़ा होगा, क्या है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। बताइए। ऑप्शंस हैं, व्हेन ही इज इन जोकन कंपनी, he is in a vacant and pensive mood, when he is in on his wanderings, when he is in asleep and dreaming. What is the correct answer? Yes. क्या होगा राइट आंसर? फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। तो राइट आंसर है व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। नेक्स्ट इज, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, विच इज द ब्लिश ऑफ सॉलिट्यूड। व्हाट इज द वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। बताइए। ऑप्शन है, द स्टार दैट शाइन, द लॉनली क्लाउड्स, द वेल्स एंड हिल्स, the daffodils. What is the correct answer? Yes, the right answer is daffodil. Next, देखिए मैं काफ़ी स्पीड से आपको ये वर्क करा रही हूँ, अगर आप चाहो तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। मैं चाहती हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस कम समय में कवर अप हो जाएं, जिससे कि आप फटाफट रिवीजन कर लें। द लिरिकल बैलड्स वाज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलड कब पब्लिश होता है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, क्या है? 1798। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय। देखिए ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, ठीक है, वही वाली, उसी में ये लाइन आती है, पोएट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये किसकी कही गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज अ लाइन फ्रॉम, ये हमने अभी पहले भी देखा था, क्या है, कहाँ से ये लाइन? प्रिल्यूड से, डिजेक्शन एंड ओड से, इमोर्टैलिटी ओड से, टिंटन एबे से। व्हाट इज द राइट आंसर? पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय, सॉरी वो तो हमने कर लिया, वर्ड्सवर्थ का था। अभी हम पढ़ रहे हैं, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज अ लाइन। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है इमोर्टैलिटी ओड से, ठीक है। नेक्स्ट, पोएट्री शेड्स नो टीयर, यहां पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, नो टीयर के बाद सच एज, यहां लिखेंगे एंजल्स वीप, ठीक है। ये है पोएट्री सीड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय, किसकी लाइन है ये? पोएट्री सेड नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इन्होंने कहाँ कही है ये लाइन? इन्होंने कहा है प्रीफेस टू लिरिकल बैलड में, ठीक है। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलड कब आता है? जैसे लिरिकल बैलड जो आता है वो तो आता है 1798 में, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलड ये आता है 1800 में, ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, हु बिकेम, वेट अ मिनट, यस, हु बिकेम नन एज अ लेकलैंड पोएट, किसको हम लेकलैंड पोएट कहते हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज हर्बर्ट, विलियम ब्लेक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसको लेकलैंड पोएट कहा जाता है? देखिए तीन पोएट्स हैं जिन्हें कॉमनली कहा जाता है, कौन कौन? एस.टी. कॉलेरिज है, रॉबर्ट सदे हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और इनके साथ एस.टी. कॉलेरिज और रॉबर्ट सदे भी हैं। नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ was born on, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है? इजी क्वेश्चन, यस। देखिए ईयर तो अक्सर सब याद कर लेते हैं, लेकिन डेट भी याद रखनी है। डेट क्या है? 7th of April 1770,
और एक्सपायर मतलब डेथ कब हुई थी 1850 में एज अ पोएट लॉरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। स्टेटमेंट दे रखी है, इट इज अ बैलड इन 4 स्टेंजास, इट वॉज कंपोज इन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोएट्री collection poems in the 2 volumes. This poem is based on William Wordsworth's own experience. It reflects Wordsworth's belief in the importance of natural world and power of memory and the human mind. तो कौन सी लाइन सॉलिटरी रीपर के बारे में गलत है इसमें? देखिए, सॉलिटरी रीपर जो रिटन की गई थी वो करी गई थी नवंबर 1805 में और पब्लिश होती है 1807 में। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। आगे ये इन द कलेक्शन ऑफ 2 वॉल्यूम्स वाली पोएम में पब्लिश हुई थी। दिस पोएम इज यूनिक बिकॉज सॉलिटरी रीपर इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स। ठीक है, तो सॉलिटरी रीपर जो थी वो किसी और के एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी, ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ के खुद के। ठीक है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है ना वो रॉन्ग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्ट्रेचेस ऑफ डैफोडिल इन हिज पोएम डैफोडिल। वर्ड्सवर्थ ने कंपेयर किए हैं स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल अपनी पोएम डैफोडिल में किसके साथ? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द मिल्की वे, द फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशियन, द स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई या स्ट्रून लीव्स इन ऑटम। किसके साथ कंपेयर किया है? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इन्होंने कंपेयर किए हैं इन्हें द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। इनकी लाइन्स है ना, continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never ending line along of margin of a way। ठीक है, तो इसी में आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन अ मिल्की वे, इसी से कंपेयर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही डोंट फॉरगेट टू वॉच टुमारोज वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने टीजीटी का प्रैक्टिस सेट कराना है आपको, तो आपको उसे भी देखना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।